हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये आपका यूनिट नंबर सेकंड मैंने डिवीजन किया हुआ है, जो लेक्चर नंबर 4 है आपका। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने 3 लेक्चरों पे डिस्कस किया है, जिसमें हमने यूनिट एंड मेजरमेंट और उसके PYQ के बारे में डिस्कस किया था। तो RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ऑल PGT फिजिक्स के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं, आपका होता है सर स्केलर क्वांटिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हो अदिश राशियां। ठीक है, ये आपका है अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है जो होता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी आवश्यकता आपको होती है, परिमाण। ठीक है, यह आपकी डेफिनेशन हो गई इसकी। और उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसकी दिशा नहीं होती है, इसलिए इसमें दिशाहीन राशियां हैं, इसलिए इसको कहते हैं अदिश राशियां। ओनली क्या होता है इसमें? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। जैसे कि आपका द्रव्यमान, जैसे कि आपका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल द्रव्यमान, जिसको आप हिंदी में कहते ये और बोलते हो संहति। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो, इसको क्या कहते हैं? मास। और है आपका दूरी, जो है आपकी डिस्टेंस। ये एग्जाम्पल है इसके, डिस्टेंस। चाल कह लो, इंग्लिश में कह लो स्पीड। ओके, ये अदिश राशियां हैं। ताप, जिसको कहते हो आप टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। और एक है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अलग से देखो, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लिखे, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इट्स सेड टू बी स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड की इसमें आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल में आपको द्रव्यमान, जिसको संहति भी कहते हैं, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा आपकी होती तो अदिश है, लेकिन इसको आप सीडो स्केलर बोलते हो। सीडो स्केलर क्या बोलते हो इसको? देखिए, इसको रब करते हैं, इसको भाई सीडो स्केलर क्यों बोलते हो? क्योंकि ये जो विद्युत धारा है, ये क्या करती है? ये सदिश की तरह व्यवहार करती है। ये है वेक्टर की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। आप कभी भी जब मैग्नेटिक करंट में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ते हो? ये वाला नियम पढ़ते हो। ये उंगलियां क्या करती है? विद्युत धारा की दिशा व्यक्त करती है ना ये। और ये आपका देखो, जो आप यहाँ पे ये विद्युत धारा है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। विद्युत धारा सदिश के कुछ नियमों की पालना करता है तथा यह सदिश तथा यह अदिश होता है, जिसे सीडो स्केलर, आवासी अदिश कहते हैं। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में अदिश राशियां नहीं मिले, सीडो स्केलर मिल जाए तो सीडो स्केलर ज़्यादा सटीक आंसर रहेगा, और यदि अदिश मिल जाए तो अदिश कर जाना। ठीक है, वेक्टर नहीं करना है आपको घुमाने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज। नंबर सेकंड है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जिसको कहते हो आप सदिश राशियां। ठीक,
तो इस सदिश राशियों में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, एक तो आपकी दिशा और एक आपका क्या होता है, परिमाण। देखो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी आवश्यक होता है, दिशा तो होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, उन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। तथा यह सदिश के नियमों का पालन करती हैं। जो सदिश के जितने भी नियम मैं बताऊंगा आपको, एक तो आपका योग, गुणा और मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट, ये सभी बताऊंगा बाद में। तो ये सभी नियम की क्या करती हैं, पालना करती हैं, इसलिए ये क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। सदिश त्रिभुज नियम होता है उसकी ये क्या करती हैं, पालना करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसके एग्जाम्पल्स में बताऊं, इसके एग्जाम्पल्स में लेके चलता हूं सदिश के। इसमें ले लो आप एक सेकेंड। सदिश के आपको एग्जाम्पल्स, विस्थापन लिख लो, विस्थापन जिसको कहते हो आप डिस्प्लेसमेंट, ओके। सेकंड विस्थापन लिख लो। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख लो आप त्वरण, एक्सीलरेशन लिख लो, बल, फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक आप कीजिए। ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, वो राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद आपका चलता है एक थर्ड, जो कि होता है आपका यूनिट वेक्टर। तीसरा आपका जो है वो है थर्ड देखिए आप, तीसरा है आपका यूनिट वेक्टर। तीसरा है आपका यूनिट वेक्टर, जिसको आप कहते हो इकाई सदिश। इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो क्या होता, इसमें जो वेक्टर होता है उसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है, इकाई होता है, इसलिए इसको इकाई सदिश आप बोलते हो। देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि कोई आपका यहाँ पर वेक्टर है ए वेक्टर, ओके। ए वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो आप, ए वेक्टर का यहाँ पर क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए कैप, ये ए कैप क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका इकाई, ये कहलाता है आपका इकाई सदिश, जिसको आप कहते हो यूनिट वेक्टर, जिसको आप कहते हो यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से मैं ए कैप कैसे ज्ञात करूँगा, यदि मैं ए वेक्टर डिवाइड कर दूँ किससे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये आपको क्या मिलेगा, इकाई सदिश मिलेगा, जिसको आप बोलते हो यूनिट वेक्टर, जिसको आप बोलते हो क्या, यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसे। नेक्स्ट मैं इसको बताता हूँ, ये क्या बताता है भाई, यूनिट वेक्टर करता क्या है ये काम, ये दिशा बताता है। ये क्या बताए, डायरेक्शन। देखिए जैसे कि आप ये देखते हो, मार कर गया ये, तो देखिए यहाँ पे आप, ये आपका ये आपका जेड, ये आपकी एक्स, और ये आपका कौन सा कंपोनेंट है, वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड, और ये ओरिजिन है, ओके। तो एक्स दिशा में जाने की जो डायरेक्शन बताता है वो बताता है आई कैप, वाई में बताता है आपका जे कैप, और जेड में बताता है आपका के कैप। तो यहाँ पे जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये आपके क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये दिशा का क्या करता है, निर्धारण करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। यहां तक आपको समझ में आया, इसको करते हैं रब, आराम से समझिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो आप बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सदिशों के जो योग हैं और क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, उनके बारे में देखते हैं,
नेक्स्ट है सदिशों के योग व गुणा नियम। सदिशों के योग व गुणा नियम, ठीक है, ये वाला काम हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका, पहला आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहला है आपका सदिश त्रिभुज नियम। पहला है आपका सदिश त्रिभुज नियम, जिसको आप कहते हो वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ। वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ क्या होता है भाई? सदिश त्रिभुज नियम। पहले तो त्रिभुज बना के सिखाता हूं। त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो ये आपका कोई त्रिभुज बनेगा, या ये आपका बनेगा त्रिभुज, ठीक है। ओ ए बी, क्या बन गया? ओ ए बी, ओके। ओ से ए तक की मैंने डायरेक्शन ये बता दी है, ओ से बी तक की डायरेक्शन ये बता दी है, और बी से ए तक की हमने ये बता दी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक अपोजिट डायरेक्शन होती है और दो दिशा होती है, तीन ही तो भुजाएं है ना कंप्लीट, ओ बी, बी ए और ओ ए, तो तीन ही तो है कंप्लीट। त्रिभुज में क्या बनता है? तीनों से ही तो बनता है, तीन भुजाओं से। तो एक भुजा उन दो अतिरिक्त भुजाओं के योग के क्या होती है? तुल्य होती है। यह आपका सदिश का त्रिभुज नियम कहलाता है। देखें कि ये डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन देखना है इसमें, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन कौन सी है? एक तो ओ बी, एक तो आपकी ओ बी डायरेक्शन सेम है, प्लस एक आपकी बी ए डायरेक्शन सही है, क्लॉकवाइज जा रही है ना। अब देखो ये जा रही है ऐसे, और ये क्या हो गई? इसकी अपोजिट हो गई, ये वाली अपोजिट हो गई, तो ये क्या आ जाएगी? बराबर। क्या है? ओ ए वेक्टर। इसी को हम कहते हैं सदिश का त्रिभुज नियम। इसमें क्या होता है? एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग के तुल्य होती है, इसे हम सदिश का त्रिभुज नियम कहते हैं। वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ ये कहलाता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला लॉ समझ में आया आपको? नेक्स्ट है इसमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम। ये सदिश का समांतर चतुर्भुज का नियम, उसको देखते हैं। ये मैं रब करता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डायरेक्शन बताने के लिए आपको कैसे आपको करना है ये आप समझ लें, ठीक है। मैं बता दूंगा इसका यूज कब होगा आपको, जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड करते हैं। आपका जो आपका सेकंड है, सेकंड आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो ये वाला देखो, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, कैसे बनेगा ये वाला काम हम करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया है, ये आपकी है ए वेक्टर है आपका, ठीक है। ये आपका है बी वेक्टर है इधर, ठीक, समझे। अब देखो इसमें, और इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ये बीच में, ये वाला क्या जाएगा? इसका रिजल्टेंट। ये क्या है इसका? आर, रिजल्टेंट परिमाण, ठीक है। आर से डिनोट करते हो रिजल्टेंट को। अब इसमें मैं इसको समांतर चतुर्भुज बनाऊं तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं मैं, ठीक है। ये मैं ले गया इसको आगे थोड़ा सा, ठीक है। और इससे मैंने क्या कर दिया? ये इमेजिनरी मैंने बना दिया है, ठीक है। ये आप आगे तक कर दो इसको, ठीक, ये हो गया, ये आपकी डायरेक्शन हो गई आर वेक्टर। अब देखिए ये भी आपकी क्या होगी? ये भी आपकी ए वेक्टर होगी, और ये जो है आपकी ये भी क्या होगी? आपकी जो ये आपकी ये भी क्या है? बी वेक्टर है, ओके। ये बना, समझ गए? ये ए वेक्टर ये वेक्टर, क्योंकि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए वेक्टर यहाँ पे, तो ये भी तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर, और ये आर वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट है। अब देखिए रिजल्टेंट निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है। जो रिजल्टेंट आप निकालोगे यहाँ से वो क्या होता है? अंडर रूट में ए
ये इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b और क्या मिलेगा आपको cos थीटा। एंगल क्या बनता है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या बनता है थीटा, और यहाँ पर कोई मान लो आप कौन सा बीटा एंगल मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा ये वाला एंगल जो है ये क्या बन रहा है इनका, ठीक है, cos थीटा। तो cos थीटा ये आपको एंगल बताना है जो यहाँ पे बनता है। और देखो ये ऐसे गया तो यहाँ पे आपका क्या है नॉर्मल, ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है ये वाला, ठीक है। ये दो आपके ऐसे और तीसरा भी इसके क्या है परपेंडिकुलर है, समझे। ये वाला आपका है वेक्टर एडिशन है, ये किसमें पैरेललोग्राम में, ठीक है। यहाँ तक आप समझे। अब यहाँ पे मैं 3 नियम बताता हूँ, कॉस का जो एंगल चेंज करेंगे और उसके अनुसार हम क्या है रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे। देखो पहला यहाँ पर केस क्या बनता है, पहला केस यदि कॉस जो है आपका थीटा वो यदि क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, कैसा हो जाए 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। यदि कॉस थीटा अपने जी 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका वो आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर, लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b, क्योंकि cos 0 क्या होती है 1, cos 0 का मान 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री से आप समझ लेना, ठीक है। तो r वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट में हो गया भाई a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और r बराबर आपने रिजल्टेंट क्या ज्ञात कर लिया a प्लस बी, ये आ गया यहाँ पे r बराबर a प्लस बी, या इसको आप ऐसे r भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके हो गया r बराबर a प्लस बी, ये परिमाण आपको मिला है। नंबर सेकंड में बात करूं, सेकंड यहाँ पे देख लो, सेकंड क्या बात होती है, यदि cos का जो मान है cos थीटा का वो यदि 180 डिग्री कर दिया जाए 180 डिग्री, उस पर जो cos यहाँ पर 180 डिग्री होता है उसका मान होता है भाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, तो रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा देखिए, तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2a डॉट बी, ये आपको मिलेगा, ठीक है। 2ab इसको हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2ab मिलेगा, ओके। तो 2ab मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये यहाँ पर ये मिलेगा आपको a माइनस बी का क्या मिलेगा आपको होल स्क्वायर, इसका क्या है अंडर रूट। तो यहाँ पे r रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा आपको a माइनस बी, ठीक है, ये सिंपल। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पे आपको मिलेगा a प्लस बी, ठीक है, यदि cos थीटा कितना है 180 डिग्री है। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करूं तो केस नंबर 3 आप देख लो, केस नंबर 3 क्या होता है, यदि ये cos है थीटा वो कितने हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री का हो जाए, ए और बी के जो बीच में जो एंगल बन जाए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाए, तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट जब निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई cos 90, और cos 90 पे इसकी वैल्यू क्या होती है थीटा की, तो ये आपको 0 मिलेगा, cos थीटा 0 मिल जाएगा इस पे। तो यहाँ पे आ गया है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये वाली 2a डॉट बी ये 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। ये 3 बातें समझ में आई। सबसे पहले रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी cos थीटा। अब cos थीटा की 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो cos थीटा 0 डिग्री का हो सकता है, या cos थीटा 90 डिग्री का हो सकता है, या इसको हम 180 डिग्री तक कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन बनती है और उनका रिजल्टेंट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने वेक्टर एडिशन का लॉ बताया था कि दो त्रिभुज में क्या होती है 3 भुजाएं होती हैं, उनकी एक भुजा अन्य 2 भुजाओं की क्या होती हैं उनके योग के तुल्य होती हैं, ठीक है। ये आपका काम हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें बात करें, अब इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आपको देखना है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिशों में, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, ठीक है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है सदिशों में, सदिशों में ये डॉट प्रोडक्ट देख लो आप, ठीक है, ये सीधा देख लो आप, डॉट प्रोडक्ट कर दूँ डायरेक्ट ना। नंबर तीसरा आपका दूसरा हो गया ना, तीसरा देखो, तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिख लो आप डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हो आप अदिश, अदिश गुणन
फल, सदिशों में अदिश गुणनफल, ये क्या है, ये सदिश की कंडीशन है, ये अदिश गुणनफल, ठीक है, सदिशों की ये है डॉट प्रोडक्ट, सदिशों में क्या है अदिश गुणनफल कैसे होता है देखो। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, कोई आपके पास क्या है भाई, ए वेक्टर है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक आपके पास बी वेक्टर है, दो वेक्टर हो गए। डॉट प्रोडक्ट करूं इनका कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा भाई ए बी कॉस थीटा, क्या आएगा ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ये जो डॉट है ना, डॉट, इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, समझ रहे हो ना, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से मैं बात करूं, यहां से मैं बात करूं, देखिए एक है आपका पास आई डॉट आई कैप बराबर जे डॉट जे कैप बराबर के डॉट के कैप, ये क्या होंगे सभी, क्योंकि कॉस थीटा, यदि थीटा एंगल ही नहीं है, थीटा एंगल ही नहीं है, ये मैं ए और ये मैं बी, ये दो हैं ए, ये है आपकी बी, यदि मैं इसको इसके ऊपर ही कर दूं, एंगल ही नहीं बन रहा, ठीक है, एक ही उस पे रेखा पे दोनों, ये एंगल बन गया, ये एंगल बिल्कुल है ही नहीं है, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री यदि एंगल में इस पे करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, cos 0 बराबर क्या मिलेगा आपको, यही तो मिलता है 1। तो ये क्या कंडीशन क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी आपको 1 कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इनके बीच में एंगल नहीं है, मतलब कॉस थीटा का एंगल क्या है, कॉस थीटा बराबर कॉस यहाँ पे 0 डिग्री, और ये आपका मान हो गया यहाँ पे 1, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर क्या मिलेगा 1। आई बात समझ में, चूंकि नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि मैं आई कैप डॉट जे कैप कर दूं बराबर जे कैप डॉट के कैप कर दूं बराबर में के कैप डॉट आई कैप कर दूं, तो बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और cos 90 क्या होता है, यहाँ पे cos यदि मैं 90 डिग्री कर दूं तो वो क्या मिलेगा आपको 0 डिग्री, यहाँ पर यदि आपने 0 किया तो क्या मिलेगा आपको 0, समझ गए, ए डॉट बी क्या मिल जाएगा 0, तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएंगे 0। ये कंडीशन आप याद रहे, रिमेंबर रहे हमेशा के लिए, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूं इसमें, ये तो आपका डॉट हो गया, अब बताता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सदिश गुणनफल, ये 4 आप टाइप डालो इसमें, ये आप 4 टाइप डालो, इसमें डालो आप क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको कहते हो आप सदिश गुणनफल, ठीक है, कंडीशन उसी की चल रही है, सदिशों के ये सभी नियम, ठीक है, सोच में तो पढ़ना कुछ भी ज़्यादा, ठीक है, जो बता रहे हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं तो ए वेक्टर है अपने पास, एक आपका बी वेक्टर है, इसमें क्या होता है यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या है डायरेक्शन को बताता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई ए बी साइन थीटा एन कैप, देखो यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ, ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है, और यहाँ पे आपका क्या है के कैप है, ओके। ये हम साइकिली इसकी बात करें क्लॉकवाइज, ऐसी चलती है क्लॉक, ये इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये क्लॉक वाइज, ठीक, देखना। अभी मैं इसमें बात बताऊं, पहले तो सबसे पहले जो ए क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या है क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, क्रॉस में हमेशा क्या आता है साइन थीटा आता है, एन कैप साइन थीटा एन कैप, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो संपूर्ण जो हम कंप्लीटली जो थ्योरी बताएं है ना, वो मैं एक बाद में क्लास लेके आऊँगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट बड़े लेक्चर्स लाऊंगा, तो उसमें हम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी टाइम इतना नहीं है, तो अभी आप इतना देख लें कि ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा एन कैप है, ओके, ये आपका यूनिट नॉर्मल है, ओके। तो सबसे पहले मैं बताऊं यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है क्लॉकवाइज। अब मैं बताऊं कि आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप
क्या मिलेगा बताओ बराबर में, ये सभी बराबर में क्या देंगे, यदि एंगल क्या बन जाए 0 डिग्री, साइन 0 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलो, इसको क्यों बनाया है, क्या रीजन है इसका, ये मैंने ये बना दी साइकिल बना दी, क्या बना दी साइकिल कोऑर्डिनेट क्यों बनाए आई जे के, देखो क्यों बनाए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि मैं आई कैप गुणा कर दूं जे कैप बराबर, यदि मैं जे कैप गुणा कर दूं के कैप, यदि मैं के कैप का गुणा कर दूं किससे, आई कैप से। अब देखो, आई कैप का गुणा कर रहा हूं जे कैप से, आई का गुणा कर रहा हूं जे से, क्लॉकवाइज है, आई के बाद जे है, तो इसलिए इसका क्या मिलेगा आपको के कैप, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा के कैप। जे का के से करो, जे का के से कैसा है क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा आपको आई कैप, तो आपको आई कैप। और के का हम करते हैं आई कैप से, तो क्या मिलता है आपको जे कैप, तो आपको क्या मिलता है जे कैप। ये समझे ये कैसे आया। अब देखो मैंने ये उल्टा बताता हूँ, अब इसको उल्टा करो, देखो जे कैप का करो किससे, आई कैप से, बराबर ये करो आप के कैप का गुणा करो किससे, जे कैप से, बराबर एक देखो आप आई कैप का करो किससे करोगे, के कैप से करोगे, बराबर। अब देखो जे का करना है आई से, ये जे का करना है आई से, उल्टा गया, क्लॉकवाइज नहीं है उल्टा गया, जे का आई से कर रहे हो तो मिलेगा तो के कैप, कैसा मिलेगा बट माइनस का के कैप, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का के कैप। पहले क्या मिल रहा था, प्लस का के कैप मिल रहा था जब क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज होने पर आपको -1 मिलेगा। तो क्लॉकवाइज में मिल रहा है आपको +1 और एंटी क्लॉकवाइज इसमें मिलता है आपको -1। ठीक है, इसमें +1 इसमें -1, तो इसमें क्या मिलेगा देखो के और जे, के का आप जे से करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का आई कैप मिलेगा। अगला देखो आई का के से करो, आई का के से करोगे तो माइनस का जे कैप। ये याद रखना, ये कंडीशन याद रखो। ये कंप्लीट हो गए आपके, क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, डॉट प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, इतना आपका लिए सफिशिएंट है, कीजिए जी। नेक्स्ट मैं इसमें और देख लेता हूँ, कुछ यदि रह गया हो तो आपका। ठीक है, कम टाइम में हम ज़्यादा यहाँ पर मटेरियल आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी बता दें कैसी है, आवाज़ प्रॉपर आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, सभी आप बताएं यहाँ पे। ठीक है, और आपका यहाँ पे और तो आपका है नहीं है। ठीक है, और तो आपके प्रश्न है, फिर प्रश्न मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में। ठीक है, और कुछ कंडीशन में बताऊँ तो एक कंडीशन ये होती है, ये नोट करके लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बार पूछा गया है। यहाँ पे आरपीएससी में पूछ लिया, ऑल पीजीटी एग्जाम में पूछ लिया। एक लाइन लिख लो कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के एक ही तल में होने की शर्त, एक ही तल में होगा तो क्या होगा, समतलीय होगा। एक ही तल में होगा तो कैसा होगा, समतलीय होगा, जिसको कहते हो आपको प्लेनर। क्या कहते हो, कोप्लेनर कहते हो इसको, समतलीय को। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये बराबर मिलेगा 0। ये आपकी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया। यदि भाई वीडियो लेक्चर से यदि आपको अच्छे लग रहे हों तो आप ये सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें यहाँ पे। और लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। और देखो तो आप कंप्लीट देखा करो, ऐसे बीच में छोड़ के मत जाया करो। ठीक है, उससे हमको भी मज़ा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।